नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, अब छोटे उद्यमियों को सरकार देगी बड़ा तोहफा। कृषि जागरण में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की तैयारी जोरों पर, कार्यक्रम में IFAJ की लेना जॉनसन रहेगी मौजूद। ओमनीवोर का बड़ा कदम, ई-फीड में किया निवेश। ओडिशा कृषि विभाग की चेतावनी, अगर नहीं दिया संपत्ति का डिटेल तो रुक जाएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश में डीजल हुआ महंगा, 7.40 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। भारत में कपास की कीमत गिरने के पीछे चीन का हाथ, 2000 प्रति क्विंटल तक गिरे भाव। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर LED लाइट ट्रैप के लिए 75% सब्सिडी दे रही सरकार। हिमाचल के किसानों की मांग, सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे, सीएम सुक्खू को भेजा ज्ञापन। चोखुटिया में 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन 10 फरवरी से होगा शुरू। केरल में कहर बरपा रहा बर्ड फ्लू, 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही 5 योजनाएं, फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। 10 लाख किसानों को बिना उर्वरक खेती करना सिखाएगी हिमाचल सरकार। हल्दी की फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसान चिंतित। बदला मौसम का मिजाज, भीषण सर्दी से मिली राहत, देशवासियों के लिए खुशखबरी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि MP गजब है, अजब है और सजग भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर दौरे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने इंदौर पधार रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए धरा हर्षित, वातावरण गुंजित और हम गौरवान्वित हैं। पीएम ने कहा कि स्थिर, अच्छी नीयत से चलाने वाली सरकार विकास को दिशा देती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में और IBC जैसा मॉडर्न रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, GST जैसा वन नेशन वन टैक्स करना है। अनेक सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की परमिशन देना हो। हमने कई सेक्टर को प्राइवेट के लिए खोल दिया है। कंप्लायंसेस के बोझ को कम करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बीते कुछ समय के करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। इससे मध्य प्रदेश भी जुड़ चुका है। इस सिस्टम से अब तक 50,000 स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रेहड़ी पटरी वाले छोटे उद्यमियों और पशुपालकों को 1,550 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हैं। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। ये कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के तहत वितरित किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा में रविवार को छोटे उद्यमियों और पशुपालकों को 1550 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हैं। उनके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीतारमण ने यहां दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज की गारंटी खुद प्रधानमंत्री ने दी है, इसलिए किसी को भी गारंटी के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है, श्रीमती सीतारमण ने राजस्थान के कोटा में ऋण वितरण कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1550 करोड़ रुपए से अधिक के 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे हैं। बाजरा इन दिनों चर्चा का विषय है। भारत में बाजरा को बढ़ावा देने के अभियान की अगुवाई कर रहा है और उन्होंने पहले ही दुनिया भर में प्लेटों पर जगह तलाशना शुरू कर दिया है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 का जश्न मनाने के लिए कृषि जागरण इस गुरुवार को पूरी तरह से तैयार है और इस गुरुवार को बाजरा पर अपने विशेष संस्करण का अनावरण करने के लिए तैयार है। अपने कुछ बेहतरीन कृषि पहलों के लिए जाने जाने वाला कृषि जागरण अपने मुख्यालय में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मनाएगा और साथ ही अनावरण समारोह में IFAJ की लेना जॉनसन मौजूद रहेंगे। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सदस्य नीति आयोग अशोक दलवई, CEO नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी और उद्योग जगत के अन्य कृषि शीर्ष इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ओमनीवोर ने आज जानकारी देते हुए कहा कि ओमनीवोर ने ई-फीड में निवेश
किया है, जो एक पशु पोषण और स्वास्थ्य कंपनी है जो पशुधन के लिए अभिनव उत्पादों का निर्माण करती है। ओमनीएक्स बायो पहल के तहत ओमनीपोर का तीसरा ओमनिक्स बायो इनिशिएटिव है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ईफीड ने पशुओं के लिए पोषक तत्वों की खुराक विकसित की है, जो दूध के पैदावार बढ़ाने के साथ साथ मवेशियों के समय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। ईफीड का डिजिटल न्यूट्रिशन एप्लीकेशन भी अनुकूलित राशन संतुलन प्रदान करता है, मवेशियों के स्थान में फैक्टरी और खिलाने के लिए उपलब्ध करता है। ये एप्लीकेशन चिकित्सा सेवाओं तक आसान पहुंचाने के लिए पशु चिकित्सकों को पशुपालकों से भी जोड़ता है। इस फंडिंग का उपयोग करते हुए ईफीड ने अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों को मजबूत करेगा, अपने किसान नेटवर्क का विस्तार करेगा और साथ ही प्रतिभा अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ओडिशा कृषि विभाग ने अपने कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति की डिटेल देने के लिए कहा है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी वार्षिक संपत्ति की डिटेल नहीं देंगे, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कृषि सचिव अरविंद कुमार ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा कृषि विभाग के सभी कर्मचारी 31 जनवरी तक अपनी वार्षिक संपत्ति की डिटेल्स जमा करा दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। हालांकि ओडिशा सरकार ने सेवा आचरण नियम 2021 के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक संपत्ति की डिटेल्स जमा करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई कर्मचारी अपनी संपत्ति की डिटेल्स अभी तक जमा नहीं किए हैं। कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनवरी 2023 के अंदर पोर्टल में दिए गए प्रारूप में संपत्ति की डिटेल्स ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसा न करने पर फरवरी 2023 के बाद से उनका वेतन रोक दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स VAT 7.40 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के साथ राज्य में डीजल की कीमत बढ़कर 86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के बिक्री और कर उत्पाद कर विभाग ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये सूचना दी है। इन दिनों किसान कपास की गिरती कीमतों से बहुत परेशान है। बता दें कि बीते 3 हफ्तों के दौरान कपास की कीमतों में 2000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके लिए जिम्मेदार चीन को ठहराया जा रहा है। कपास की खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार भी बीते वर्ष के मुकाबले कपास की खेती अधिक की गई है, लेकिन मौसम की मार के कारण कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां किसान पहले से फसल उत्पादन को लेकर परेशान थे, वहीं अब कपास की कीमतों में गिरावट आने से किसान की परेशानी और बढ़ चुकी है। मीडिया की खबरों की माने तो कपास की कीमतें गिरने का जिम्मेदार चीन को बताया जा रहा है। खेती किसानी में केमिकल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इससे फसल को नुकसान तो होता ही है, साथ ही मिट्टी की सेहत भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि अब किसानों को दूसरे विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन विकल्पों में लाइट ट्रैप भी शामिल है, जो फसल को बिना नुकसान पहुंचाए सारे कीटों को नष्ट कर देता है। कीटनाशकों का एक अच्छा विकल्प है, जिसे किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी किसानों को लाइट ट्रैप लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सोलर LED लाइट ट्रैप की खरीद पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सोलर LED लाइट ट्रैप एक सौर ऊर्जा से चलने वाला उपकरण है। इस उपकरण में सबसे ऊपर सोलर प्लेट लगी होती है, जिसके नीचे लगी बैटरी को दिन के समय चार्ज किया जाता है। इस उपकरण में एक इलेक्ट्रिक रैकेट भी लगा होता है, जिसके ऊपर कई छोटे छोटे बल्ब भी लगा दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बागवानों की समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान सभा जिला कुल्लू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को DC कुल्लू के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश के बागवानों की समस्याओं को हल करने की मांग की गई है। हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव होतेन सिंह सोखला सहित जिला कुल्लू के पदाधिकारियों ने DC कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा है। राज्य महासचिव होतेन सिंह सोखला ने इस दौरान प्रदेश सरकार से मांग की है कि सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके कानूनी तौर से लागू किया जाए, जबकि विदेश से आने वाले सेब पर 100% आयात शुल्क लगाया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि ये यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया जाए और साथ में खाद एवं दवाइयां सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में किसान सभा ने मांग की है कि सेब से जुड़े सभी तरह के उत्पादों और उपकरणों से GST हटाई जाए और प्रदेश में सरकारी CA स्टोर का निर्माण किया जाए और निजी CA स्टोर को मर्ज किया जाए। तो
उत्तराखंड के चौखुटिया में 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और बता दें कि ये महोत्सव 10 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अधिकारी शामिल होंगे और पहाड़ की खेती को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय उद्यमियों के रोजगार को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने और कलाकारों की पहचान को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने को लेकर विभिन्न संगठनों की गुरुवार को चौखुटिया विकास खंड परिसर में बैठक हुई थी और जिसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि 10 फरवरी से 3 दिन का कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को रूपरेखा तय की जाएगी। देश में हर साल बर्ड फ्लू से लाखों पक्षियों की मौत हो जाती है। खासकर मुर्गियों की और बतखों में ये फ्लू तेजी से फैलता है, जिससे पोल्ट्री फार्म में एक साथ सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों और बतखों सहित अन्य पक्षियों की मौत हो जाती है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बीच खबर है कि केरल में पक्षियों के बीच बर्ड फ्लू फैल गया है। इससे कुक्कुट पालन से जुड़े लोग दहशत में हैं और जानकारी के मुताबिक केरल के तिरुवनंतपुरम जिला से एक फार्म में एवियन फ्लू से 200 बतखों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की है। वही बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने कई स्थानों पर पक्षियों को मारना शुरू किया है। वार्ड सदस्यों की मदद से जंक्शन वार्ड के 1 किलोमीटर के दायरे में 3000 तक पक्षियों को मार दिया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 7% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर है। ये आबादी किसानों को ही जो दिन रात मेहनत करके फसलों से उत्पादन करते हैं। इन किसानों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के कई कृषि संस्थान काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई कृषि योजनाएं चलाई है जो देश के हर किसानों को आर्थिक और तकनीकी तौर पर लाभान्वित करती है। इनके अलावा भी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर तमाम योजनाएं लाती है। हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां केंद्र की कृषि योजनाओं के अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से किसानों को योजनाओं का लाभ दे रही है। यदि आप भी हरियाणा के किसान हैं, वहां खेती किसानी करते हैं, तो आप भी इन 5 सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना संचालित है और राज्य सरकार योजना की मदद से प्रदेश में कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को 0 पर ला रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर ने योजना की समीक्षा की और समीक्षा में सामने आया कि साल 2022 और 23 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 83% से अधिक लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और शेष लक्ष्य भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार इसको ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए क्या काम कर रही है और योजना के तहत राज्य सरकार की कोशिश है कि खेती में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक के उपयोग को खत्म करना है। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की 3226 में से 2934 पंचायतों के 72,000 से अधिक किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को फर्टिलाइजर और कीटनाशक के उपयोग के नुकसान के बारे में बताया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार की आर्थिक रूप से भी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र में इस समय हल्दी की खेती करने वाले किसानों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में बदलते मौसम के कारण हल्दी की फसल पर तेजी से करपा रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। देश में महाराष्ट्र राज्य हल्दी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वही तेलंगाना में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस समय राज्य के वाशिम जिले में हल्दी उत्पादक किसान काफी संकट में है। जिले में सबसे ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। हल्दी की फसल पर करपा रोग किसानों की खड़ी फसल को चौपट कर रहा है। प्रदेश में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक से हल्दी की फसल बोई जाती है, लेकिन बदलते मौसम के कारण हल्दी की फसल पर संकट मंडराने लगा है, जिससे किसान काफी चिंतित है। नए वर्ष की शुरुआत से कड़ाके की ठंड का सितम झेल रहे देशवासियों को बुधवार को राहत मिल सकती है। बीते कुछ दिनों से भीषण सर्दी का आलम जारी है और मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए राहत कर दी है। दिल्ली और आसपास के इलाके के लोग भीषण ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक यहाँ शीतलहर की स्थिति नहीं बने रहने की आसार है। हालांकि इस दौरान घने कोहरे की चादर जरूर छाई रहेगी। ठंड के कम होने की वजह मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ को बताया है। बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में बेहद ठंडी सुबह दर्ज की जा रही है। वहीं यहाँ का तापमान भी बीते दिनों लुढ़कता चला गया और आज बुधवार को दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इस दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। आज दिल्ली में जहाँ तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं यहाँ गहने कोहरे से भी राहत है। वहीं 12 जनवरी को तापमान 9 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 MS स्वामीनाथन, नंबर 2 विक्रम साराभाई, नंबर 3 सोमनाथ देसाई, नंबर 4 S राधाकृष्णन। तो देर किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीतते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण।